चलिए, तो आज के क्लास में हम ताइवान के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले हम देखें कि ताइवान चाइना के सामने ताइवान किस तरह का दिखता है। तो अगर मैं मैप में ऐसे आपको चाइना दिखा दूं तो चाइना के सामने आपको ताइवान कैसा दिखेगा। यहाँ पर एक छोटा सा देश चाइना दिखेगा, ठीक है ना। और उसी हिसाब से हम इस मैप पे चाइना को समझ ले रहे हैं। तो ये आपका चाइना, ये आपका ताइवान है। और ताइवान देखेंगे, ताइवान की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो ताइपे है ना। और ताइवान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चाइना को ये समझ थी कि ताइवान चाइना का ही पहले एक हिस्सा था। लेकिन अब देखेंगे ये जो ताइवान है वो चाइना के मेन लैंड से काफी दूरी पर है। तो चीन में एक्चुअली माओ की सरकार थी, है ना। और माओ की सरकार से पहले यहाँ पे किसका शासन था। चियांग से टाइम ऐसे कुछ करके नाम है उनका। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। लाइए बुक हमको दे दीजिए, हम देख ले रहे हैं। तो उनका शासन था, मैं उनको सी से दिखा दे रहा हूँ। नाम बड़ा कठिन है, चाइनीज नाम है उन लोगों का, है ना। रख लो चियांग काइसे। हाँ, चियांग काइसे चियांग काइसे। इन दोनों लोगों के बीच क्या चल रही थी, राइवलरी चल रही थी। और आपस में क्या हो गया, एक सिविल वार क्रिएट हो गया, सिविल वार जैसा मूवमेंट हो गया। और जिसमें ताकतवर कौन बने, इसमें ताकतवर बन के निकले कौन, माओजी डैंग जो है इसमें काफी ताकतवर बन के निकले। और लास्ट में क्या होता है, चियांग काइसेक को अपने कुछ समर्थकों के साथ वो भाग के कहां चले जाते हैं, ताइवान चले जाते हैं 1949 में। 1949 आई थिंक 1949 में ये ताइवान चले जाते हैं। देखो जब ये ताइवान जाते हैं ना तो 19वीं सेंचुरी में 1895 के बाद पूरा का पूरा ताइवान लगभग जापानी के कब्जे में था। और जब ये यहाँ पर जाते हैं, ताइवान में जब ये जाते हैं तो ये यहाँ से लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर लेकर जाते हैं ताइवान में। और इतनी ज्यादा पैसे ले जाते हैं। और खासकर ताइवान से बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी उठाकर लेकर चले जाते हैं, काफी कीमती चीजों को लेकर चले जाते हैं। और इस नए देश का नाम रख देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम रखते हैं इसका, रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाम आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको क्या कहा जाता है, ताइवान। और ताइवान की कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है, ताइपे है, एकदम नॉर्दर्न साइड में है। और आज तक चीन इसको एक कोई देश नहीं मानता है। चीन बोलता है ये कोई ताइवान नहीं है बल्कि चीन का ही हिस्सा है। आज भी चीन चाहता है कि ताइवान को अपने कब्जे में कर ले। पर ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, अपनी जो है क्या नाम है, बहुत सारी चीजों को लेकर ताइवान आज बहुत आगे है। आप जितने मोबाइल फोन देखेंगे ना, जितनी माइक्रो चीजें बनी हुई होती है, सब ताइवान बना कर देता है। तो आज भी ताइवान और चाइना में कंफ्लिक्ट चलते रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम पूरे ताइवान के सिचुएशन को हम पीडीएफ में आकर हम क्लियर करते हैं। चलिए पीडीएफ हम निकाल लेते हैं, पीडीएफ को क्लियर करेंगे। चलिए अब हम ताइवान की कहानी लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब चांग काइसेक, देखो चियांग मत पढ़ना, ठीक है ना। वो क्या नाम है, वो चांग काइसेक कहाँ आ गए थे, 1949 में चाइना आ गए थे। लगभग 300 यूएस मिलियन डॉलर और काफी सारा गोल्ड रिजर्व लेके वो चाइना आ गए थे। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा सुधार किया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने सुधार किया और मिलिट्री को लेकर काफी ड्रामेटिक चेंजेस भी आते हैं। लेकिन अब एक चीज और था कि चांग काइसेक जब आते हैं तो मैक्सिमम जो है ताइवान पर मैक्सिमम डोमिनेशन जो है वो जापान का था। लेकिन जापान को हटाना चाहते थे। तो कई बार जो है एक हुआ था कायरो डिक्लेरेशन हुआ था। ये ऐसे संगठनों में लोग जाकर लोग क्या करते थे, जापान का विरोध करते थे। एक बार हुआ था पोर्ट्सलैंड है, पोर्ट्समैन है, पोर्ट्सडैम है ना। इस देश का नाम, इस राज्य का नाम क्या है, पोर्ट्सडैम जर्मनी का ही एक राज्य है। आपके बुक में नहीं लिखा होगा, उसको लिख लीजिए। पोर्ट्सडैम क्या है, जर्मनी का एक शहर है। यहाँ पर भी पोर्ट्सडैम डिक्लेरेशन हुआ था। यहाँ पर भी इनकी पार्टी के लोग जाते थे और जापान के प्रभाव को दूर करना चाहते थे ताकि अपने ताइवान को विकसित कर सकें। पर वो चीजें सक्सेसफुल ज्यादा नहीं रही, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह
ताइवान फिर धीरे 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 काफी डिप्लोमेटिक चेंजेस होते हैं और इन सभी डिप्लोमेटिक चेंजेस को लेकर ताइवान बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और अंततः क्या होता है, जापान 1895 के बाद 1949 में जापान काफी कमजोर हो जाता है। जापान कैसे कमजोर होता है, कोई बता पाएगा? 1949 में जापान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। कारण यह है जापान के कमजोर होने का कि देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, विश्व में अगर मैं कोई डेट बता रहा हूं तो उस डेट पे देश में अन्य जगहों पे कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं वो भी आपको ध्यान देना है। अब क्यों ताइवान अभी नया नया आया था, चांगाई शेक आए थे और अचानक से जापान फिर यहाँ से जाने का इरादा बना लिया? 1949 में जापान में बम गिर चुका था, 1945 में सॉरी, नागासाकी और हिरोशिमा में 2 एटम बम गिर चुका था, जिसकी वजह से जापान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उसे ताइवान ही नहीं जहां जहां वो कॉलोनी बनाना चाहता था, चाहे वो कोरिया हो, अभी आप कोरिया जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चाहे वो कोरिया हो चाहे जापान हो, किसी भी चीज को अगर वो बनाना चाहता था तो उसको छोड़ के जाना पड़ा और ताइवान जो है पूरी तरह से आजाद हो गया और चांग काई शेक की पार्टी आगे बढ़ी और धीरे धीरे, लेकिन फिर भी चाइना उस पर अपना प्रभाव डालना चाहता है और कहानी आज तक चल रही है। चाइना आज भी चाहता है कि ताइवान उसके कब्जे में आ जाए पर नहीं हो पाता है। अब अगला कहानी हमारी किसकी है? तो हमारी कोरिया की है। तो कोरिया की कहानी हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? कोरिया की कहानी अगले क्लास में हम कोरिया स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए, इसमें हम थोड़ा सा कोरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोरिया आप देखेंगे एक तरह का पेनिनसुला है ना, एक तरह का पेनिनसुला आपको दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? अगर ये चीन है, ये चीन का एकदम मंचूरिया वाला हिस्सा है, एकदम ऊपर वाला हिस्सा चीन का है ना, नदर्न हिस्सा है चीन का, और यहाँ पे आपको ऐसे कोरिया, आपको यहाँ पे आपको कोरिया ऐसे नजर आएगा और बीच में 38 पैरेलल लाइन जाती है। 38 पैरेलल लाइन जो है कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से डिवाइड करती है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि एक पेनिनसुला तक की तरह दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी पानी है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कोरिया में बेटा एक्चुअली क्या था कि जैसन डायनेस्टी का शासन चल रहा था कोरिया में, और तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नहीं था, तब एक पूरा का पूरा कोरिया था, न तो कोई नॉर्थ कोरिया था और न ही कोई साउथ कोरिया था। अभी साउथ कोरिया की राजधानी आपको सियोल मिलेगी और नॉर्थ कोरिया की राजधानी आपको प्योंगयांग मिलेगी, ठीक है ना? ये आपको कैपिटल आपको याद रखने हैं। हुआ क्या था, जैसे जैसे वर्ल्ड वार खत्म होने को आया तो रूस का प्रभाव नॉर्थ कोरिया में ज्यादा हो गया। रूस जो है अपना पूरा का पूरा प्रभाव नॉर्थ कोरिया पे डाल देता है और उधर एटम बम गिरा दिया था यूएसए ने, किस पे? जापान पे। तो यूएसए का पूरा प्रभाव किस पे हो गया था? साउथ कोरिया पे। और दोनों धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने इसको कॉलोनी का नाम नहीं दिया। उन्होंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पे कब्जा तो किया पर इसको कॉलोनी का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोरियन एम्पायर है। कितनी शातिरता के साथ, ताकि कोरिया के लोग उनके विरोध न कर पाए, है ना? और कोरियन एम्पायर में जो जो शासक आते गए, जो जो लीडर आते गए, धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, कोरिया को इनके चुंगल से आजाद कराया, जबकि ये डिक्टेटर हो गया और इसने अपनी इकोनॉमी और कृषि पे काफी ध्यान दिया और ये आज भी काफी विकसित राज्य है। इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो पीडीएफ स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ के साथ पढ़ाई इसका एक एक लाइन क्लियर करते हैं। चलिए, अब कोरिया के बारे में हम पीडीएफ में देख लेते हैं। कोरिया के बारे में, कोरिया में शासन किसका था? तो जैसन डायनेस्टी का शासन था 1392 से लेकर 1910 तक, इतना लंबा चौड़ा शासन। और इस शासन काल में ही रशिया और यूएसए का प्रभाव कोरिया पर हो गया था। ये लोग धीरे धीरे कोरिया को भी आजाद करना चाहते थे। इनके ऊपर चाइना और जापान का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। चाइना चाहता था कोरिया को अपने में मर्ज कर ले और जापान तो शक्तिशाली था ही। जापान तो 1945 के बाद कमजोर हुआ और जापान चाहता था इसको हम अपनी कॉलोनी बना ले। लगभग ध्यान दीजिएगा, जापान ने 500 सालों तक कोरिया पे शासन किया, है ना? 500 सालों तक जापान ने क्या किया? कोरिया पे शासन किया। कोरिया जापान को भगाने के लिए कई सारी कॉन्फ्रेंस में जाता था। जैसे कोरिया गया कायरो में, याल्टा में, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में, ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाते रहते थे कोरियन लीडर लोग, ताकि जापान का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन जापानीज कॉलोनियल रूल खत्म नहीं होता है। और खत्म कब होता है? लगभग वर्ल्ड वार खत्म होने के, है ना, टाइम में, जैसे 1945 के बाद लगभग 35 सालों तक कोरिया पर किसका, देखो 1910 से लेकर
1910 तक तो जैसन डायनेस्टी का ही शासन था। हाँ। देखो यहाँ पे हाँ। 1910 तक तो जैसन डायनेस्टी का शासन था। जैसन डायनेस्टी का शासन जैसे ही खत्म हो गया, वहां का राजा कमजोर हुआ, जापान ने कब्जा कर लिया। लगभग 35 सालों तक जापान ने किस पे कब्जा रखा? कोरिया पे कब्जा रखा। और 35 साल के बाद वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद 1945 में कोरिया को आजाद कर दिया गया और कोरिया को दो भागों में बट गया। 38 पैरेलल जिसको हम कहते हैं, जो लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? 38 पैरेलल। 38 और ऊपर वाले यानी नॉर्थ कोरिया पे किसका प्रभाव हो गया? रसिया का प्रभाव हो गया। और साउथ कोरिया पे यूएस का प्रभाव ज्यादा देखने को हमको मिल गया। अब हम देखेंगे द पोस्ट वार नेशन। पोस्ट वार नेशन क्या था? मतलब युद्धों के बाद में राष्ट्र, मेनली हम किसको पढ़ेंगे तो कोरिया वगैरह का ही ज्यादा पढ़ेंगे। इन जून 1915 द कोरियन वार ब्रोक आउट विद साउथ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम यूएस लेड। ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, साउथ कोरिया को किसका सपोर्ट था? यूएस का। और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा था किसके? चाइना से सपोर्ट मिल रहा था। बताओ नॉर्थ कोरिया को चाइना से सपोर्ट क्यों मिलेगा? नॉर्थ कोरिया को चाइना से सपोर्ट क्यों मिलेगा? जल्दी बताओ। क्योंकि वो अपने आप को मर्ज करना चाहते थे उसको। हाँ, नहीं, नॉर्थ कोरिया पहली बात तो चाइना से सटे हुए हैं। हाँ। एक कारण ये भी है वहां से उसका सपोर्ट मिलने का, है ना। तो कई साल उस समय कोल्ड को जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है तैसे ही कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वार इन द सेंस यूएसए और रसिया आपस में लड़ते नहीं है, बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी भी माध्यम से। समझ में आ रहा है? In July 1953, after 3 years, the war ended in the armistice agreement. Korea remained divided. The Korean War had caused not only massive losses of life and property, but also a decline free market economic development and democratization. Prices suddenly rose due to the inflation caused by the increase in national expenses. अब देखो कोरिया में 1953 के बाद युद्ध चालू हो गया। कोरिया पे अपना वर्चस्व साबित करने के लिए चीन वगैरह, कोरियन अंपायर, कोरिया में जो नेटिव लोग थे वो युद्ध स्टार्ट कर दिए। लेकिन इस युद्ध में बहुत सारा नुकसान होता है, कई सारे लोगों की जानें जाती हैं और धीरे धीरे लास्ट में युद्ध खत्म हो जाता है। दो साउथ कोरिया फर्स्ट प्रेसिडेंट सिगमेन री, इनका नाम याद रखिएगा, काफी समझदार, बहुत समझदार भी थे और काफी जो है फेमस नेता ये थे कि साउथ कोरिया का, देखो नॉर्थ कोरिया के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, अब हम केवल पढ़ेंगे साउथ कोरिया के बारे में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चालू हो गया और जहां भी डिक्टेटरशिप होगा वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। पर किस तरह साउथ कोरिया अपने आप को संभालता है, किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, इकोनॉमी में एक रिवॉल्यूशन लेकर आता है, इसके बारे में हम ज्यादा समझेंगे। तो पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन बने साउथ कोरिया के? तो 1948 में सिगमेन री बने, है ना। इन्होंने कई सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, इलीगली कर दिया। अच्छा देखो, जब शक्ति आती है ना तो भले आप कितने ही अच्छे हैं, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि सारी शक्ति मेरे पास ही आ गई है तो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी चालू हो जाती है। In April 1960, citizens protested against rigged election in what is known as April Revolution and Ri was forced to resign. 1960 में जनता को ये समझ में आ गया था कि री ने कोई ना कोई, देखो मैं सिगमेन री को शॉर्ट में री बोल रहा हूँ, सिगमेन री ने कोई ना कोई चालाकी की है और जनता वहां पे रिवॉल्यूशन छेड़ देती है और एट लास्ट 1960 में उनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है। रिजाइन देने के बाद क्या होता है देखिए, री एडमिनिस्ट्रेशन इरप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिमांड, हाउएवर डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टूड पावर। इसके बाद सत्ता में कौन आ जाती है? डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है ना। Rather, the reformist political power emerged and student movement grew into a unification movement that was into upon favorably by military authorities. In May 1961, Democratic Party government was overthrown in a military coup. अब देखो, जब री को हटाया जाता है तो क्या नाम है, ये आ जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी आती है, फिर भी स्टूडेंट रिवॉल्यूशन होता है, तब वहां पे मिलिट्री कूप हो जाता है। मिलिट्री कूप कहने का सेंस क्या है कि तख्ता पलट, वहां की जो आर्मी है वो तख्ता पलट कर देती है, इनको जबरदस्ती सत्ता से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे उनको हटा देती है। और कौन आ जाता है वहां पे? वहां का जो जनरल था जिसका नाम था पार्क चुंग ही, जो साउथ कोरिया का जनरल था उसका नाम क्या था? पार्क चुंग ही। नाम एकदम आपको भूलना नहीं है, नाम क्या था उसका? पार्क चुंग ही। नाम आप भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पार्क चुंग ही क्या बन गया? वहां की जो मिलिट्री अथॉरिटी थी वो पूरे कोरिया के पॉलिटिक्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगा। अब देखिए उसके लीडरशिप में ना बहुत सारी चीजों का बदलाव किया जाता है। पहली बात तो देखो, एक तो आर्मी का था,
तो वो अनुशासन जानता था, और इसने धीरे धीरे 1963 में वो इलेक्शन हुआ और यहाँ का जो लीडर है वो पार्क चुन ही जो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड अ स्टेट लेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। द 5-year इकोनॉमिक प्लान, यहाँ भी देखो 5-year इकोनॉमिक प्लान बनाया जाता है। अब द गवर्नमेंट फेवर लार्ज कोऑपरेट फर्म, placed emphasis and expanding employment and increased Korea competitiveness. Korea unprecedented rate of economic growth began in the early 1960s when the state policy shifted from import substitution to industrialization toward फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिए, जब ये आया ना, इसने जब पार्क चुंग ही आया, इसने मार्केट को फ्री कर दिया और ये एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देने लगा, इंपोर्ट पर कम ध्यान देने लगा। इंपोर्ट का मतलब देखो, अगर कोई चीज किसी देश से आ रही है तो इसका मतलब आपका देश क्या है, अभी गरीबी में जी रहा है। और अगर आप ज्यादा बेच रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में चीजें प्रोड्यूस हो रही हो जा रही है, तो आपको जो है करेंसी एक्सचेंज भी होगा, कई सारी आपको करेंसी भी मिलेगी, है ना। तो 1970 आते आते कोरिया बहुत तरह से केमिकल इंडस्ट्री में, है ना, आयरन इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने लगा कोरिया की इकोनॉमी। कोरिया में जब भी कहूं तभी आप ध्यान देंगे किसकी, साउथ कोरिया की बात चल रही है ना। वहीं पर 1970 में वहां पे एक नया गांव है जिसका नाम है सेमोल, है ना। वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किसको लेकर, वहां की जो रूलर थे, यानी कि वहां की जो ग्रामीण जनता थी, वहां पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दी कि भैया हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया जाए। टुडे कोरिया इज शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड दिस मूवमेंट विद डेवलपिंग कंट्रीज हु विश टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ सेमोल मूवमेंट इन देयर डेवलपमेंट। अब देखो, सेमोल के लोगों ने हल्ला क्यों किया, क्योंकि सरकार किस पे ध्यान दे रही है, केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दे रही है। भैया तुम एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दो, तभी तो हम खाएंगे। और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है, लोग एग्रीकल्चर में भी काफी ध्यान देने लगते हैं। कोरिया का जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, जो भी बड़ी बड़ी चीजें थी, कोरिया अपने लोगों को दूर देशों में पढ़ने के लिए भेजता था। पढ़ाई पे, एजुकेशन की नई नई नीतियां लाने लगा और धीरे धीरे जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो गया तो पार्क एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है, क्योंकि पार्क अच्छा काम कर रहे थे। जो चांगही पार्क थे वो काफी अच्छा काम कर रहे थे। इन अक्टूबर 1972 पार्क डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने भूलना है आप लोगों को, यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन, यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1972। कौन बनाया, पार्क ने बनाया था। इन्होंने एक नया संविधान बनाया और इस नए संविधान में इन्होंने ऐड क्या कर दिया, ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन नए संविधान में इन्होंने ऐड किया कि जो लेजिस्लेटिव है, है ना, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और क्या, और एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों पिलर किसके हाथों में होगी, पार्क के हाथों में होगी। तीनों पे कंट्रोल किसका होगा, पार्क का होगा। ये सबसे बड़ा उनका फैसला था इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का। तो क्या ये तानाशाह जैसा नहीं लगता है? जब तानाशाह जैसा होगा तो फिर आपका यहाँ विरोध होगा, है ना। एज अ प्रेसिडेंट वाज इन्वेस्टेड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी वाज टेम्परेरी सस्पेंडेड इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर द सेकंड ऑयल क्राइसिस, उसके बाद तो ऑयल क्राइसिस, आज दुनिया में क्या आ जाता है, ऑयल क्राइसिस आ जाता है। कब आता है, 1979 में। और ये कोरिया की सिचुएशन को और गंभीर बना देता है। पहला क्या था, पहला था कि पार्क का तीनों पिलर को अपने हाथ में ले लेना, और दूसरा ऑयल क्राइसिस। अब जनता इनसे परेशान हो जाती है। अब जनता क्या करती है, पूरी तरह से वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाता है, राजनीतिक उथल पुथल हो जाता है वहां पे, है ना। अब इनको जनता जबरदस्ती पकड़ के इनको एसेसिनेट कर देती है। तो पार्क चुंग ही को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। खासकर जो वहाँ के स्कॉलर थे, जो वहाँ के लोग थे, वो बहुत ज्यादा इनसे परेशान हो गए थे और इन्हें जान से मार देते हैं। अब पार्क रूल ही खत्म हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ किए, है ना। लेकिन दो चीजें हो गई थी, पहला ऑयल क्राइसिस हो गया था, पूरी दुनिया में हुआ था। तेल, किसी भी प्रोडक्शन के लिए तेल चाहिए, तेल था ही नहीं। और दूसरा क्या कि तीनों पिलर इनके हाथ में हो गया था। कौन कौन सा, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, है ना। अब देखो किस तरह कोरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, किस तरह डेमोक्रेसी आती है। मैं कोरिया कह रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, मैं साउथ कोरिया की ही बात कर रहा हूं, नॉर्थ कोरिया गलती से कहीं मत लिख देना।
गलती से भी नॉर्थ कोरिया लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। द डिजायर फॉर डेमोक्राइजेशन grew upon the death of Park Chung-hee, but दिसंबर 1979 another military coup, अब देखो दिसंबर 1979 में दोबारा एक मिलिट्री कूप हो जाता है, तख्ता पलट होता है। फिर वहां का जो जनरल था, नया जनरल कौन था, इसका नाम था चुंदो हान। चुंदो हान, बेटा नाम इनका याद करना बड़ा कठिन है, तो आप लोग कोई तरीका ढूंढ लीजिएगा, नाम तो आपको याद रखना है। चुंदो मतलब ऐसे चुनना, चुंदो हान है ना, चुंदो हान याद रखिएगा। Was stand in May 1980, various protests in key cities around the nation were held by the students and citizens demanding democracy in the face of Chun military faction. The military faction suppressed the democracy and movement by implementing martial law across the country. In the city of Gwangju, in particular, students and citizens did not go back, and this is known as Gwangju democratization movement. अब देखो, अब क्या हुआ, जब ये नया जनरल आ जाता है चुंदो हान, तो वहां की जनता ये सोचती है कि भैया देखो पिछली बार भी जनरल आया था, फौज का ही जनरल आया था, पार्क उल्टा सीधा काम करके चला गया, इस बार भी जनरल आ गया है, ये भी डिक्टेटर हो जाएगा। तो वहां की जनता फिर से क्या करने लगी, विरोध करने लगी। नहीं भैया, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर आइए, चुनाव कराइए, हम चुनेंगे, यहाँ पे जनता की सरकार होगी। तो अब ये क्या करता है, वहां पे ग्वांजू नाम का एक गांव है, वहां से फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, वहां पे फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। चुन बिकेम द प्रेसिडेंट थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव को मतलब आपस में लोग तय करके चुन को क्या बना देते हैं, दोबारा प्रेसिडेंट बना देते हैं। 1880 आते आते देखो जो चुन रहता है ना, वो स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा करता है, 13% तक बढ़ जाता है 1983 आते आते, है ना। In May 1987, Chun administration minimization of the inquiries into the death by torture of a university student by made known making city। अब देखो चुन से गलती हो जाती है, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां की यूनिवर्सिटी के एक लड़के को ये लोग जान से मार देते हैं। अब इनके लिए लोगों का जो सोच है एकदम से बदल जाता है, और उसके बाद चुन को हटा दिया जाता है। ऑन टू दिस द चुन एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोर्स्ड टू मेक अ रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग डायरेक्ट इलेक्शन। अब चुन को फोर्स किया जाता है कि तुम अपने संविधान में, कौन सा संविधान, यसीन संविधान, वायु, हाँ आज भी कोरिया के संविधान को यसीन ही कहते हैं, उस संविधान में परिवर्तन लाओ और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कैसा होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट मीन्स जनता चुनेगी, है ना। और इस तरह एक नया चैप्टर आता है कोरिया के जीवन में, है ना, और कोरिया के जीवन में और नए कोरिया की शुरुआत हो जाती है। फिर रोल आता है आपका IMF का, कोरियन डेमोक्रेसी एंड IMF क्राइसिस। IMF का अब देखो कोरिया में 1987 के बाद लगभग डेमोक्रेसी की स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से देखिए यहाँ पर रो तायू वाज इलेक्टेड। अब जब दोबारा चुनाव होता है ना, मिलिट्री लीडर हट जाते हैं तो रो तायू को क्या बनाया जाता है, नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। However, Korea continued along the path of democracy. In 1990, long-term opposition leader Kim Yong-sam, है ना, और रो तायू नाम याद रखना, रो तायू के अपोजिशन लीडर कौन थे, विपक्ष में किम यंग सैम थे। उन्होंने रो के पार्टी से जो है एक नई रूलिंग पार्टी बनाई मिलकर। इन दिसंबर 1992 किम अ सिविलियन वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट आफ्टर द डिकेड ऑफ मिलिट्री रूल। और लास्ट में 1992 में किम का नाम अभी मैंने बताया, किसका नाम था, किम योंग सैम। अब ये किसके थे, रो तायू क्या थे, तो मिलिट्री के थे भैया, ऊपर वाला हटा एक और मिलिट्री का बनाया गया। तो किम यंग सैम क्या किए, एक पहला सिविलियन था जो कोरिया का प्रेसिडेंट बना। और कैसे बना, डायरेक्ट चुनाव से, कोई आर्मी का अधिकारी वगैरह नहीं था, कोरिया का क्या बना, प्रेसिडेंट बना। Under the export driven policy of the new administration, several companies grew global prominence, which continued until the early 1990s. With government support, Korean conglomerate invested and capital investment। कोरिया क्या करता है ना, बहुत ही ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ताकि उसका कोरिया आगे जाए। IMF भी काफी, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी कोरिया को काफी सपोर्ट करता है, काफी लोन प्रोवाइड करता है। क्राइसिस में रहता है IMF, फिर भी इसको लोन प्रोवाइड करते रहता है। अब देखिए, simultaneously efforts were also made to improve the country's economic and the citizen actively contributed toward the foreign loan repayment through gold collection movement। अब ध्यान दीजिए, in December 1997, long time opposition party leader Kim Dae-jung was elected the president of the first time in Korea, marking peaceful transfer of power। The second peaceful transfer of power came in 2008। अब ध्यान से देखो,
होता यह है ना कि कोरिया बहुत ज़्यादा IMF से लोन ले लेता है पर लोन चुका नहीं पाता है, इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर दोबारा 1997 में एक प्रेसिडेंट बदला जाता है ना, ये थोड़ा सा धीरे धीरे कोरिया को आगे ले जाता है। फिर पीसफुल इलेक्शन एक हो जाता है 2008 में, वहां पे ली म्यूंग बाक को बनाया जाता है और फिर जो है रो मो ह्यून को 2012 में बन जाते हैं। उसके बाद पार्क गेन हाई आते हैं, कैसे एक पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया 2012 में। देखो ऊपर के तीनों चार प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है और एक फीमेल का नाम लास्ट में याद रखना है, बस यही 5 लोगों का नाम आपको याद, बाकी नाम तो 7-8 दिया हुआ है, 3 ऊपर का याद रखिएगा और एक फीमेल का याद रखिएगा। कौन नाम क्या था? रो मो ह्यून, है ना। ये कंजर्वेटिव, ये जो है एक पहली फीमेल बनती है और ये काफी दूर तक कोरिया को ले जाती है। बट इन अक्टूबर 2016 इट केम टू लाइट दैट शी हैड लेफ्ट फ्रेंच सेक्रेटरी मैनेज गवर्नमेंट अफेयर। She met with nationwide protest leading to her impeachment and removal from office। और इनको भी 2017 में निकाल दिया जाता है अपनी ऑफिस से। क्यों? क्योंकि लोगों को इनके ऊपर शक रहता है कि ये क्या कर रही हैं, गलत चीजों में लोगों का साथ दे रही हैं। उसके बाद मई 2017 को मू जाई, मई 2017 कौन बनता है? मू जाई जो है एक प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं और धीरे धीरे द कैंडल नाइट प्रोटेस्ट 2016 में स्टार्ट हो जाता है उनके द्वारा। अब देखो कोरिया में आप एक चीज देखेंगे, रह रहे के प्रेसिडेंट चेंज होते जा रहे हैं, रह रहे के प्रेसिडेंट, देखो बस आपको याद रखना है कब कौन चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है? कोरिया एक मजबूत डेमोक्रेसी चाहता है। कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया एक मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत करना चाहता है और जरा सी भी गलती होने पे इन लोगों को हटा दिया जा रहा है। इसी तरह हम देखेंगे कि सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन के दौर में आ जाते हैं और एक 2 रूट निकल जाता है। क्या क्या? पहली बात आप देखेंगे कोरिया यहाँ पे विकास कर गया। अब लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जापान पे एटॉमिक बम तो गिरा लेकिन यूएसए ने ही गिराया, लेकिन यूएसए के ही मदद से जापान धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रो कर गया और लोगों को जो कॉलोनी बनाने का जो फितरत था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और 1940 के बाद यानी कि वर्ल्ड वार 1945 1945 के बाद जो जहां कॉलोनी बनाया था वो डीकोलोनाइज करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनी बनाया, उसको छोड़ना शुरू कर दिया, है ना। चाइना में जापान ने कॉलोनी बनाया था, चाइना ने भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे सभी लोग किस पे करने लगे, सभी लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जाने लगे, लोग अपने विकास पे ध्यान देने लगे, है ना। किस तरह अपने अपने देश को मॉडर्न बनाया जाए, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, है ना, चाहे आपका कोरिया हो, सभी लोग मॉडर्नाइजेशन। और जो मॉडर्नाइजेशन की ओर नहीं गया वो आज क्या कहलाता है, डिक्टेटर देश कहलाता है। और डिक्टेटर देश की हालत आज भी खराब है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस तरह एक मॉडर्नाइज कंट्री हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए हर देश लगभग क्या कहता है कि वो क्या है, लोकतांत्रिक देश है, पर वो लोकतंत्र प्रैक्टिस कैसा करता है ये महत्व रखता है ना। तो आपके इस चैप्टर में इस टॉपिक में आपको आज पूरी की पूरी किसकी कहानी बताई गई, कोरिया की कहानी बताई गई। कोरिया को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कोरिया में आपको ध्यान क्या देना है, कोरिया में लाइन से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रेसिडेंट का नाम, उसके बाद लास्ट वाली जो महिला प्रेसिडेंट है उनका नाम और एकदम लास्ट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम। आपको 1 2 3 4 5 6 प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। बस इसी के साथ कोरिया कहानी खत्म समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।